तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 342 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उन 12 अंडरैंग से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर लू फेंग एक बंदे को मारने वाला था, लेकिन लू फेंग पूछता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें किस रीजन से न मारूं। अब लू फेंग उसके रीजन को सुनकर बोलता है कि इस रीजन से तुम तो और भी मरना डिजर्व करते हो। और दिखाया जाता है लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड को ऊपर उठाता है और वहां पर उसके अटैक कर देता है। दिखाया जाता है कि एक बीस्ट गॉड प्रोजेक्शन हो जाता है जिसमें कि क्लॉ होता है और वो ब्लेड के साथ फ्यूज हो जाता है, लॉन्ग सूट से पास होने लगता है। अब दिखाया जाता है कि ब्लेड जैसे ही उसके पास पहुंचती है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी पहले ही टुकड़ों में बढ़ चुकी होती है, उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी फेल हो चुकी होती है, वो वहीं मारा जाता है। अब सीन चेंज कर इंस्टेंट पेरिस को दिखाया जाता है जो कि बर्निंग डिजर्ट ऑफ फॉग आइलैंड होता है और कोई भी नहीं जानता है कि आखिर वो किस चीज से बना हुआ है। वहीं पे एक मैजेस्टिक 12 मीटर काबू अंडा अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था और वो उन्हीं 12 ऑफिशियल में से था जो कि फॉग आइलैंड पे मौजूद था। फेनिया वो भी ह्यूमन अंडा था जो कि बोल्डर के जैसा ही था। अब फॉग आइलैंड पे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और यहाँ पे वो इसी के साथ रह रहा था उसका लिटिल ब्रदर लॉन्गसू था। लॉन्गसू वही था जो कि लू फेंग ने मारा था। अब यहाँ पे काबू अंडाइन को दिखाया जाता जहाँ पे उसको एक मैसेज मिलता है और उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एक सेक्टर लॉर्ड ईस्टिंग स्टार लॉर्ड बंदा है जो कि मैं इससे बदला लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी सिग्नल नहीं मिला उसको देखने के लिए। फेयान आई को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में क्या था कि क्या लॉन्गसुन मारा गया, क्या वो स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड ने मारा, सच में क्या उस स्टार्टिंग सेक्टर लॉर्ड ने। और गुस्से में क्या था उस पूरी आवाज पूरे के पूरे हॉल में गूंज उठती है और क्या था ह्यूमन मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहूंगा, मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और वो बहुत ही गुस्से में होता है। देखा जाए तो वो ब्लड ब्रदर्स नहीं थे, लेकिन वो दोनों सेम ट्राइब से आते हैं जो कि एक काबू क्लैंसमैन से, वहीं पे दूसरा एक अनडाइन ब्रदर था जिसके बाद लॉन्गसुन से वो मिला था और वो दोनों नेचुरली एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों मैच्योर हुए गए थे। दोनों ने साथ में ऑर्डर को रिसीव किया ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और यहाँ पे वो बकलैंड टेरिटरी से दूर आउटर रीजन वॉर में आते हैं। हम सीन चेंज कर फॉग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेनियान इनविंसिबल हुआ करता है और लॉन्गसू वहाँ पे उसके पास जाता है। यहाँ पे फेंगयान सुओ को दिखाया जाता है जो कि दूसरे टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। अब फेंगयान अपने वहाँ दांतों को पीसते हुए कहता है स्टार्टिंग सेक्टर और उसके पास अनडाइंग स्टार्टिंग प्लांट है जो बहुत ही गुस्से में होता है और वो दूर से कहता है कि तुम्हें मरना होगा। वो कहता है तुम्हारी स्पिरिट इम्प्रिंट वो मेरी होगी और वो कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें मार कर अपने भाई का बदला लूंगा, जिसके बाद वो अपने स्पिरिट इम्प्रिंट को चेंज करने लगता है क्योंकि स्पिरिट इम्प्रिंट उसके लॉन्गसू के बॉडी में भी होता है, लेकिन अभी वो मर चुका है, लेकिन उसके पास जो ट्रेस होगा वो लू फेंग तो ले ही लिया होगा जिसके कारण वो उसके बारे में पता लगा सकता है। अब यहाँ पे आसमान में जाता है उसको सेंस करने लगता है। हमें सीन चेंज कर यहाँ पे अनडाइंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग का वो अनडाइंग स्टार्टिंग प्लांट होता है वो लू फेंग के आर्म में वापस आ चुका होता है। अब लू फेंग को वहां से 2 वर्ल्ड रिंग्स मिलती होती है जिनमें कि काबू के अनडाइंग स्पेशल आइटम्स होते हैं और लू फेंग उसे देख कर कहता है कि ये कैसा स्पेशल आइटम है। अब दिखाया जाता है बबाता को जो उससे कहते लू फेंग यहाँ पे उसका सीनियर ऑफिशियल बाउडर है और बाउडर इसी फॉग आइलैंड पे आता है। लगता है ऐसा कि बाउडर ने इसमें अपने स्पिरिट इम्प्रिंट को रखा ही होगा और वो इसके लिए कभी भी आ सकता है और तुम्हें मार सकता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अच्छा आइटम्स हो सकता है। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उन दोनों वर्ल्ड रिंग्स में अंदर रख लेता है और वो कहता है कि इसमें अच्छा हो सकता है। लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि काबू अनडाइन यहाँ बाउलर का सीनियर था, मैं 100 ईयर फॉग आइलैंड पे स्पेंड किया हूँ, यहाँ तक कि मैंने कई सारे ऑफिशियल लेवल अनडाइन से मिला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास चांस है कि मैं ऑफिशियल का अपनी तरफ ध्यान
आकर्षिट कर सकूं। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है, क्योंकि मैं अपने अर्थ बॉडी और एक ऑफिशियल के बिटवीन जितने भी स्ट्रेंथ होती है उसके गैप को देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं बिना गोल्डन हॉर्न बेस के ऑफिशियल को मार सकता हूँ या फिर नहीं। लू फेंग कहता है कि यहाँ पे चलो रैंडम पैरिस पे जाते हैं, आधे महीने रुकते हैं या फिर मोस्टली मैं 1 महीने रुकूंगा। अगर वो यहाँ पे आएगा तो मैं उससे फाइट करूंगा, अगर बोल्डर यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे वो नहीं रुकेगा। अब लू फेंग का यही प्लान था कि उसको चेकअप करना था, और जैसा कि उसने उसमें इम्पेड डाला हुआ था तो लू फेंग के वो लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। और लू फेंग इसलिए यहाँ रुका हुआ था कि वो उसके साथ आया तो फाइट करेगा। अब एक ही झटके में हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर अपने केव के पास आ जाता है। वो एक केव की तलाश कर रहा होता है। अब लू फेंग वहां आता है, अपने बैटल के बारे में सोचता है। लू फेंग को इस बैटल से कई सा इंस्पिरेशन और कई सा 7 ब्लेड टेक्निक्स के बारे में जानने को मिला था। लू फेंग अपनी कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाना शुरू कर लेता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि इवन दो मैं इसको सीख चुका हूँ, लेकिन ह्यूमन बॉडी अभी गोल्डन हॉर्न बेस के आधे पे भी नहीं आया हुआ है, मुझे इसको अच्छे से रिफाइन करना होगा। लू फेंग कहता है चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब टाइम पास होता है, लू फेंग उस टेक्निक को रिफाइन करने लगता है उसी गेम में, और इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वही अंडाइन फेंगयान वो लू फेंग के पास और भी नजदीक आते जा रहा था अपने शिप में बैठ के, ताकि वो लू फेंग से अपने भाई का बदला ले सके और उसे अपने हाथों से मार सके। सीन चेंज कर क्वाइट फॉग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने पैर को क्रॉस करके अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल में भेजा होता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने ब्लेड टेक्निक को सीख रहा होता है। फिर हमें ब्लैक शेडो ब्लेड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने ब्लड वेल वर्क को यूज कर रहा होता है, और यहाँ पे लू फेंग अपने काउंटलेस पानिक का सेक्टरल वॉरियर्स से अटैक कर रहा होता है। और यहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो यहाँ पे कैसे भी कस्टमाइज कर सकता है, हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डचपेन पाइपेन सिर्फ नाइट में इल्यूजन बोरियल हाइड्रोइड वर्ल्ड एंड सभी को यूज कर रहा होता है, स्पेस तक को ट्रेड कर रहा होता है। लू फेंग उन 7 सेक्टरल वॉरियर्स को मार रहा होता है, एक ही झटके में सबको मार रहा होता है। अब लू फेंग अपने हाथों को हिलाता है, यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और रुक जाता है। अब काउंटलेस सेक्टरल और वॉरियर्स लू फेंग की तरफ आ रहे होते हैं, वो सभी स्टॉप हो जाते हैं। देखा जाए तो एक सिमुलेशन है, और लू फेंग यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। लू फेंग वहां से आगे निकलता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पे उन 12 अंडाइन से बैटल कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ब्लेड वर्क अभी भी लैग कर रही है, मैं अपने पूरी तरह से कंप्रिहेंशन ऑफ लॉ के लिमिट पे नहीं आया हूँ। यहाँ पे लू फेंग इसे सबके बारे में सोच रहा होता है, और लू फेंग कहता है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्मर बेस गॉड डिसेंट से है, और यहाँ पे 999 मेटल फ्लेक्स उन सबके साथ मिलकर सील बनाती है। अब लू फेंग इन सब को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर निकलेगी वह इसका ट्रू परफेक्ट टेक्निक होगा। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता कि आके इसे परफेक्शन से कैसे लाया जाए, और लू फेंग कर सकता था तो वो अपने बेस गॉड प्रोजेक्शन और उसकी प्रेशर के यूज। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि जब मैं अपने ब्लेड वर्क को यूज करता हूँ तो नेचुरली बेस गॉड प्रोजेक्शन के साथ मिल जाता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रेशर नहीं आया हुआ है। और कंपेयर किया जाए मेरे टीचर हुआनबो और उसके टेक्निक जो क्रिएट किया गया था, आखिर उनका कंपेयर जेल वो डू से कैसे किया जा सकता है। और वो सोचता है कि आखिर मैं कैसे इम्प्रूव करूं और इस लेवल को ब्रेक थ्रू करूं। अब लू फेंग खड़ा होकर सोच रहा होता है कि यहाँ पे कैसे करूं, इसको कैसे ब्रेक थ्रू करूं। और लू फेंग कहता है कि मेरी गोल्डन और बेस्ट अपने क्लोज कॉम्बैट में प्रोफिशिएंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने ट्रेनिंग क्लॉ पे रिलाई कर सकता हूँ। क्या यहाँ सच में कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जेल वो डू बेस गॉड आर्मेंट्स में। अब लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। सीन चेंज कर समय बीतते हुए दिखाया जाता है, लू फेंग अपने उस टेक्निक को रिफाइन करना शुरू कर देता है। एक्चुअली देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बेस की टेक्निक और ब्लेड वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और ये सभी क्लोज कॉम्बैट की बैटल टेक्निक्स होती है। लू फेंग अपने बेस बॉडी पे रिलाई करता है, और उसके ब्लेड भी अपने एक्सटेंशन को रिलाई करती है। अब दोनों एक दूसरे से लिंक थे, और यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब लू फेंग को बताया
जाता है कि इस 100 ईयर्स में 99% टाइम वो अपने स्टडी करने पे ध्यान रखता, वो अपने बीज वर्क और ब्लेड वर्क को और भी अच्छा करने की कोशिश करता। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक ही झटके में 12 दिन पास हो जाते हैं। ब्लू फेंग उसी का बॉलर का वेट कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि वहां पर एक शिप आता है जो कि 600 मीटर पिरामिड शिप होता है जो कि स्काई को भी काटते हुए आ चुका होता है। और यहाँ पे काऊ अनडाइंग फेनिया होता है जो कि अपने एरो चेयर पे बैठे हुए गुस्से में होता है और कहता है, स्टार एटिंग सेक्टर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मार के रहूंगा। वो सोचता है कि यहाँ पर तो वो बिल्कुल ही नहीं हिला है और वो कहता है कि यहाँ पर पोजीशन नहीं मिला है। क्या वो सच में मेरे और लॉन्गसू के कनेक्शन के बीच में जानता है? क्या वो मेरे रेवन से डरता है इसलिए यहाँ पे वो आया हुआ रुका हुआ है? क्या उसने सच में उस आइटम को फाउंड कर लिया है? अब यहाँ पे वो किसी आइटम को लेने हुए आया था जो कि आगे क्या उसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर लू फेंग सच में भागना चाहता तो वो भाग जाता, फेंग यान उसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन लू फेंग तो यहीं पे रुका हुआ है। अब फेंग यान घबराया भी होता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वो उसके पास जाने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बबाता को दिखाया जाता जो लू फेंग को रिपोर्ट करते हुए कहते, लू फेंग हम लोग यहाँ पे एक डेंजरस टारगेट को डिस्कवर किए हैं, वो इसे अपने ऑटोमन शिप के साथ फ्लाई कर रहा है, वो अभी अकेला है। और यहाँ पे आके स्कैनिंग के बाद उसकी अपीयरेंस के बारे में पता चला है कि वो भी काबू रेस है जहाँ पे वो सभी फॉग आइलैंड में रहा करते हैं। और प्लस ये है कि काबू अंडाइन को जो तुमने मारा है 90% चांस है कि वो वही बाउलर हो सकता है। अब काबू रेस है यहाँ पे उन्हीं दोनों में से आया हुआ था। अब लू फेंग अपनी आंखें खोलता और कहता है कि फाइनली वो यहाँ पे आएंगे। अब बाता उसे कहती है कि यहाँ पे उसको आने में 1 घंटा और लगने वाले हैं। अब लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे इतने लंबे समय से वेट कर रहा हूँ और फाइनली मेरा यहाँ पे अराइवल आ ही गया है। मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल अंडाइन से फाइट करने वाला हूँ। और वो कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरे ब्लेड वर्क से रिलेटेड है। और वो कहता है कि गोल्डन और बीस की बैटल टेक्निक लगता है इस बार मैं सब चीज क्लैरिफाई कर लूंगा इस बैटल में। दिखाया जाता है लू फेंग उस केव के बाहर निकलता है, माउंटेन के वॉल के पास जाता है। वहां पे एक बड़ा सा भी लेक होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, 10,000 ऑफ किलोमीटर जितना, जो कि अर्थ पे आ जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है। लू फेंग वहीं पे खड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वहां पे पिरामिड शिप आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा शॉकवेव प्रोड्यूस कर रही होती है। अब दरवाजा खुलता है, 12 मीटर लंबा काऊ अंडाइन बाहर निकलता है और वो अंडाइन पिरामिड वो गायब हो जाता है और वो अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी लेक के सामने खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। दिखाया जाता है कि वहां पे लू फेंग खड़ा होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। लू फेंग अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को एक्सपैंड कर देता है, यहाँ पे उसके फाइल और डोमेन को भी एक्सपैंड करके उसको पीछे कर देता है। अब हमें उसी ऑफिशियल अंडाइन फेनियन को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को देखकर गुस्सा हो रहा होता है और वो उसको लू फेंग की तरफ देखता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोनों वर्ल्ड प्रोजेक्शन को क्लैश करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वर्ल्ड प्रोजेक्शन के मामले में लू फेंग ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी लू फेंग उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब एनिमी के पास फायर डोमेन होता है, लू फेंग शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे कोई में वर्ल्ड प्रोजेक्शन को अकेले विट स्टैंड कर पा रहा है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि जैसा कि मेरे टीचर ने कहा था यहाँ पे बोथ स्पेस और टाइम लॉस के अपने अपने लॉ डोमेन्स होते हैं और यहाँ पे उनके पास कम से कम कंप्रीहेंशन होती है जो कि नॉन यूनिवर्स टैबलेट 4 पिक्चर से आती है। लॉ डोमेन ये देखा जाए तो यूनिवर्स के द्वारा एक गिफ्ट कहा जा सकता है। नेचुरल लॉ डोमेन जब प्रेशर डालती है तो वो आराम से किसी सोल्जर को मार सकती है और जब वो स्ट्रांग बनते हैं तो उनकी लॉ डोमेन भी स्ट्रांग होती है। अब वो बंदा वो मोटी आवाज में कहता है कि तो तुम स्टार एटिंग सेक्टर और लू फेंग उसकी तरफ सामने देखता और कहता है कि क्या तुम हो बॉर्डर? तो फेनियन कहता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, मेरा गेस सच में अच्छा था कि तुम यहाँ पे बहुत पहले से मौजूद हो। अब फेनियन कहता है कि तुम में सच में हिम्मत है, तुमने ट्राइब के ब्रदर को मार दिया और तुमने गेस भी कर लिया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहीं पे रहे हो और यहाँ पे वो भी आइटम जो कि मैंने उसको दिया था।
और तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पे तुम रहोगे और इतने स्टूपिड होके आओगे और मैं आऊँगा और तुम्हें मारूंगा नहीं। और वो क्या था, चलो मैं तुम्हें मौत चखाता हूँ। और लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था कि तुम ऐसा करने वाले हो। लू फेंग अपने पास शील्ड और ब्लेड को निकाल लेता है और दिखाया जाता है कि दोनों के वर्ल्ड प्रोजेक्शन लॉ डोमेन एक दूसरे से फिर से क्लैश होने लगते हैं। अब देखा जाए लू फेंग की प्रोजेक्शन तो एडवांटेज में होती है, लेकिन वर्ल्ड प्रोजेक्शन से बैटल में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमें ब्लैक आर्मर लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि मैं यहाँ पर 12 दिन तक रुका, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पे तुम सच में स्लो हो, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करने वाले हो। तो फेन यान को दिखाया जाता कि मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। अब देखा जाए तो लू फेंग उसके सामने एक छोटा बच्चा लगा था क्योंकि लू फेंग ज़्यादा से ज़्यादा 1.6 मीटर जितना होगा, लेकिन फेन यान वो 12 मीटर का होता है। तो दिखाया जाता है कि वो दोनों क्लैश करते हैं। लू फेंग की भी आंखें चमकती है, वो अपने स्ट्राइक ट्रेवल को यूज करता है और दोनों लाइटनिंग की तरह फास्ट होते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हो। तो फेन यान चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ और मरो, तुम नहीं बचने वाले हो। बैटल एक ही झटके में स्टार्ट हो चुका था। अब बर्निंग हैमर अपने ब्रोक थ्रू करता है स्पेस को, वहां पर अनटाइम फेन यान उस पर अटैक कर देता है। उसकी हैमर लू फेंग की तरफ बढ़ती है और दोनों के दोनों ब्लेड और हैमर एक दूसरे से टकराते हैं। लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड से लेके उसके हैमर में क्लैश करता है और कहता है कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि आखिर एक ऑफिसर लेवल अनटाइम कितना स्ट्रांग होता है। और दिखाया जाता है कि वो दोनों में टकरार होती है, उनमें जो शॉकवेव रिपल्स निकलती है और टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक दूर चली जाती है। जितने भी वाटर होते हैं वो सब बॉयल करने लगते हैं। फेन यान को दिखाया जाता है जो हंसने लगता है और दिखाया जाता है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे वो अपने फायरी हैमर से भी लू फेंग पे अटैक कर रहा था। अब जैसे ही वो अटैक करता है लू फेंग यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर पीछे नॉक होके गिर जाता है। यहाँ पे उसके हाथे भी इस शॉक वेव से नम हो जाती है, उसके इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो फेन यान की तरफ देखता है, उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग सोचता और कहता है कि इसकी फोर्स तो सच में ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पे मैं 8 जनरल्स को एक ही साथ वेट स्टैंड कर पाता था, वो भी बिना थके हुए। और वो कहता है कि इनहेरिटेंस मेमोरी सही थी, काबू बॉडी एडवांटेज में रहती है। अब देखा जाए फेन यान लॉ कॉम्प्रिहेंशन तो बेसिक ऑफिसर लेवल होती है, लेकिन उसकी बॉडी अभी फिलहाल हाई ऑफिसर लेवल हो चुकी होती है। उसकी हैमर से लू फेंग उतना वेट स्टैंड नहीं कर सकता। फेन यान को दिखाया जाता जो फिर से कहता कि आओ फिर से अटैक कर दो और कहता है कि ह्यूमन तुम मेरे अटैक को अपने सेक्टर और लेवल में सर्वाइव कर पा रहे हो, ये इम्प्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर तुमको मरना होगा, ये समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। लू फेंग को दिखाया जाता जो उसकी तरफ बढ़ता है और वो भी अपने स्ट्राइक ट्रैवल मूवमेंट को अनलीज करता है। यहाँ पे सिंपली लू फेंग अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा था और यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को गैप करता है और दिखाया जाता है फिर से वो दोनों क्लैश करते हैं। देखा जाए तो शुरुआत में लू फेंग ने अपने अटैक में फुल पावर यूज नहीं की होती क्योंकि वो एक ऑफिशियल लेवल अनडाइन की पावर देखना चाहता कि आखिर ये कितना होता है। देखा जाए तो फेन यान ऑब्वियसली के पास वीकर टेक्निक होती है, लेकिन उसके पास अनडाइन बॉडी होती है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब दिखाया जाता है दोनों में क्लैश होता है। लू फेंग अपने डचमैन पाइप को यूज करता है, उसकी ब्लेड वो बहुत ही टेरिफाइंग हो चुकी होती है। फेन यान अपने हैमर को यूज करते स्वंग करके उस पर अटैक कर देता है और वो बहुत ही जोर से गुर्राता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग और फाइट कर रहे हो तो 3 और बंदे आ चुके होते हैं और दिखाया जाता है कि एक और फ्लैश होता है, यहाँ पे फिर से अटैक होता है। अब दिखाया जाता है वो पागलों की तरह अटैक कर रहे होते हैं, उनमें अटैक होती है, उनमें टकरार होती है और लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है और कहता है कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा सॉलिड है, इसकी अकेले की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, ऊपर से इसकी बॉडी तो सुपर सॉलिड है। बताया जाता है कि नॉर्मली फ्लेश और ब्लड लाइफ फॉर्म्स वो अपने सेम अमाउंट पावर को अनलीज कर सकते हैं। नेचुरली देखा जाए तो उनकी टर्म्स ऑफ स्टडी और कॉम्प्रिहेंशन वो वीक हो सकती है, यहाँ पे उनकी डिफेंस स्ट्रांग हो सकती है। अब यहाँ पे कई सारी बातें होती है जो कि स्किप करता हूँ, आपको तो पता ही होगी। अब यहाँ पे नेचुरली देखा जाए तो यहाँ पे फेन यान अपने डिफेंसिव पावर पे ज्यादा था,
उस पे ज्यादा काम नहीं कर रहा था। अब देखा जाए स्ट्रेंथ के मामले में तो वो हाई ऑफिशियल था, बॉडी स्ट्रेंथ रेस में वो हाई लेवल ऑफिशियल में आ जाता है, जो कि किसी भी 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अब फेंग लू फेंग की तरफ देखने लगता, हंसने लगता, अपने हैमर से लू फेंग पे हेड पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग वो अटैक को डॉज कर लेता है, फिर से टकरार होती है। अब लू फेंग कहता कि लकली मैंने उसके हेवी हैमर को डिफेंड कर लिया है। यहाँ पे उसकी हैमर की अब स्पीड 30% तक हो गई है। अब लू फेंग को दिखाया जाता है कि उसकी ब्लड भी बॉयल करने लगती है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे अपने मुंह से खून नहीं निकालता है। यहाँ पे फैन यान को दिखाया जाता है जो कहता है स्टार्टिंग सेक्टर तुम सच में बहुत ज्यादा फास्ट हो। तो लू फेंग कहता है कि स्पीड भी एडवांटेज में आ सकता है। फिर से उनमें टकरार होती है और दिखाया जाता है कि उनके टकरार से पूरा का पूरा माउंटेन रेंज ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे फिर से अटैक होता है और दोनों के कंप्लीट अटैक डिफरेंट स्टाइल में होते हैं। फेंग यान मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, स्टडी था, उसकी बॉडी स्टोन की जैसा फोर्ट्रेस थी, लेकिन देखा जाए उसकी लॉ कॉम्प्रिहेंशन वो कमजोर थी, निम्बललेस थी, फ्लेक्सिबल नहीं था। वो लू फेंग से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में कमजोर था। लू फेंग की बात करी तो लू फेंग सोल्जर आर्मर से अपने स्ट्रेंथ को ऑफिशियल लेवल तक कर लिया था, लेकिन देखा जाए तो एम्पर लेवल बीस्ट गॉड के प्रिंस और उसके स्ट्राइक ट्रेवर्स में वो अपने एनिमी को थोड़ा सा सप्रेस कर पा रहा था। और बात की जाए उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी में तो फेंग यान उसे कभी भी कवर अप नहीं कर सकता है। लू फेंग अपने अटैक को उस पर करने लगता है। लू फेंग को भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, तो यहाँ पे ऐसी कहीं लंबी चौड़ी बैटल होती तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। बताया जाता है कि टाइम बीतता है, यहाँ पे कभी लू फेंग अटैक खाता है, कहीं फैन सिंह अटैक खाता है, कभी कभी दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा लंबी यहाँ पे होती जा रही होती अटैक और डिफेंसिव, उतना ज्यादा लू फेंग को मुश्किल होता जा रहा होता है। और फैन यहाँ पे ज्यादा उस पर अटैक करना नहीं चाह पा रहा था। और फैन यान को दिखाया जाता जो गुस्से में होता, ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था कि सामने एक सेक्टर का बंदे को नहीं मार पा रहा। लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके तरफ स्लैश आता है और उसको वो ब्लॉक नहीं कर पाता, और दिखाया जाता कि उसका हैमर लू फेंग पे अटैक करता। फेंग यान गुस्से में क्या था ह्यूमन। अब यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट तो हो ही गया था और लू फेंग के ब्लेड और अटैक को केयर नहीं करता है। वो अपने डिफेंस को छोड़कर सिर्फ अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर तक ये जिंदा कैसा है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि अटैक और डिफेंस दोनों लू फेंग पे प्रेशर उतना नहीं बना पा रहे थे, लेकिन फैंग यान पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था। वो सिर्फ अटैक पे ही केयर कर रहा होता, वो लू फेंग पे अटैक किया जा रहा था। वहां पे लू फेंग भी उसके क्रैशिंग को अटैक को सामना कर पा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक्सीडेंटली लू फेंग को एक हिट लग जाता है और लू फेंग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर जाके नॉकआउट होता है। रास्ते में जितने भी माउंटेन्स होते हैं सब में छेद हो जाते हैं। लू फेंग वहां से फिर से उठता है और दिखाया जाता है कि फिर से लू फेंग के मुंह से खून निकलने लगता है, नॉक होने लगता है, फिर से यहाँ पे फिर से नॉक होता है। अब लू फेंग यहाँ ऐसा लगा था कि वो सुसाइड कर रहा है और यहाँ फैन यहाँ अपने अटैक पे अटैक कर रहा था और वो अपने हैमर से जो टू फेयर हैमर से होता है अपनी पूरी जी जान लगा के लू फेंग पे अटैक कर रहा होता है। अब लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके 7 to 8 टाइम्स को यहाँ पे अवॉइड कर पाया था, लेकिन फिर से वो हिट होता है और लू फेंग की बॉडी नम हो जाती है और कहता है डैम। यहाँ पे उसकी माउंटेन पीक पे उसके मुंह खून निकलने लगती है और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है लू फेंग को जो स्माइल करता है और कहता है कि मैं यहाँ ज्यादा फाइट नहीं कर सकता हूँ। फेंग यान की बॉडी बहुत ज्यादा स्टडी है, ऐसा कि जैसे कि मैं किसी F ग्रेड मेटल पे अटैक कर रहा हूँ। अगर देखा जाए F9 ग्रेड भी ना हो तो एटलीस्ट F3 ग्रेड की होगी। लू फेंग यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वो सिर्फ मुझे ही मार रहा है। लू फेंग के मुंह से खून भी निकल रहा। फेंग यान को दिखाया जाता जो गुस्से में कहता ह्यूमन यहाँ पे तुम नहीं बच सकते हो, यहाँ पे गिव अप कर दूं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक जोर से हाउल होता है और यहाँ पे प्रेशर सराउंडिंग 100 किलोमीटर 1000 तक फैल जाती है, जिसको देखकर और वहां पे जितनी भी होती है वहां पे प्रेशर पड़ने लगते हैं। फेरी स्टोन जैंट के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ बड़ा सा माउंटेन जैसा कोई आ चुका होता है, जिसकी अभी साइज की बात करें तो 100 किलोमीटर लंबाई में होती है। उसकी बॉडी सिल्वर स्केल से कवर होती है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसके ऊपर सिल्वर स्केल्स होती है, 4 सिल्वर स्ट्रॉन्ग लिप्स, सिल्वर स्केल टेल होती है, उसके पास पेयर ऑफ ह्यूज स्केल विंग्स होती है, पूरी की पूरी सिल्वर कलर से ढकी हुई होती है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। देखा जाए बॉडी के मुकाबले में तो यहाँ पे
अब देखा जाए बॉडी के मुकाबले में तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। अब दिखाया जाता फैन यान को, जो उस प्रेशर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता और यहाँ पे वो कहता है कि ये क्या है। अब भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बताना आखिर वो क्या है, क्या वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है या फिर कुछ और वहाँ पे आ गया है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी 100 किलोमीटर की तो नहीं हो सकती है। तो आप लोग बताना, गेस करना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने गेस कर पाते हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।